दोस्तों, फांसी के 12 साल बाद जब इराकी सदर सद्दाम हुसैन की कब्र खोली गई तो ऐसा क्या मोजज़ा हुआ कि पूरी दुनिया दंग रह गई। आज हम आपको इसी मोजज़े की तफसील बताएंगे, जबकि आपको ये भी बताया जाएगा कि फांसी से कबल सद्दाम हुसैन ने फौजी अफसर से अपना कोट क्यों मांगा और सद्दाम हुसैन को फांसी किसके कहने पर दी गई। ये सब जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, सद्दाम हुसैन बगदाद के शुमाल में वाक़े शहर तकरियत के एक गरीब घराने में पैदा हुए। वालिद के जल्द ही वफात पाने के बाद इनकी वालिदा इन्हें अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर किसी और गांव चली गईं। चंद साल बाद इन्होंने दूसरी शादी कर ली। सौतेले वालिद का सद्दाम हुसैन के साथ बर्ताव अच्छा ना था। सद्दाम हुसैन के लिए जिंदगी मुश्किल थी और मुअर्रिख बताते हैं कि मोहल्ले के बच्चे नौ उम्र सद्दाम का मजाक उड़ाते थे। सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जाता है कि इस अरसे के दौरान वो कदरे तन्हा रहते थे और आसपास के लड़कों पर धौंस भी जमाते थे। 12 बरस की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा और तकरियत में अपने एक चचा के साथ रहने लगे। इनके चचा उस्ताद थे। तारीख इराक पर किताब दी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इराक की मुसन्निफा पैबी मार कहती हैं कि इनका माजी खासा दिलचस्प था। अपने लड़कपन में सद्दाम हुसैन हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में खासे सरगर्म रहे, मगर इराकियों की तरह वो बरतानवी नौ आबादियाती हुकूमत और जागीरदाराना निजाम के खिलाफ होते गए। सन 1958 के इनकलाब में इराक में बरतानवी हामी बादशाहत के खात्मे के बाद मुल्क में पुरतशद्दुद बहरानी दौर का आगाज हो गया, लेकिन सद्दाम हुसैन के लिए 60 की दिहाई अहम तरीन साबित हुई। इराकी बाज पार्टी के रुकन की हैसियत से सद्दाम हुसैन पार्टी के एक सीनियर रहनुमा और इनके चचा के करीबी रिश्तेदार एमू हसन अल बाकिर के मंजूर नजर और करीबी साथी बनने में कामयाब हो गए। सद्दाम हुसैन उस वक्त ना कोई अफसर थे और ना ही फौज का हिस्सा, लेकिन एमू हसन बाकिर के लिए वो खासे मुफीद काम अंजाम दिया करते। सन 1968 में बाज पार्टी इक़्तिदार में आई तो एमू हसन अल बाकिर मुल्क के नए सदर बन गए। दोस्तों, सद्दाम हुसैन उस दौर में एमू हसन के दस्ते रास्त रहे। हुकूमत के अहम और खुफिया काम वो खुद अंजाम देने लगे, जिनमें मुखालिफिन को मंजर आम से हटाना भी शामिल था। इन मुखालिफिन में से कुछ को तो कत्ल कर दिया गया, कुछ जिलावतन और कुछ को चुप करवा दिया गया। इराक के नए सदर अल बाकिर ने इराकी तेल की सनत हुकूमती कंट्रोल में ले ली। इराकी खजाने पर दबाव बढ़ने लगा और हुकूमत ने मुल्क में तरक्की के नए दौर का आगाज किया। देहातों में बिजली पहुंचने लगी, सड़कें और स्कूल बनने लगे। दूसरी जानिब सद्दाम हुसैन के सियासी अज़ाइम बढ़ने लगे और 1979 में इन्होंने अपने मौसन एमू अल हसन बाकिर से जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया और खुद सदर बन गए। जल्द ही इन्होंने अपनी पार्टी की इनकलाबी कौंसल में अपने और हुकूमत के खिलाफ बगावत की साजिश का इंकिशाफ किया। इस साजिश को मंजर आम पर लाने के लिए सदर सद्दाम हुसैन ने कौंसल के अरकान का एक इजलास तलब किया। इसमें सद्दाम हुसैन स्टेज पर बैठे सिगार पीते दिखाई देते हैं, जबकि बगावत में मुलविस अफराद के नाम की फहरिस्त बाआवाज बुलंद पड़ी जाती है और जिन्हें बारी बारी इजलास से बाहर ले जाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर हलाक कर दिया जाता है। इस इजलास के शुरका जज्बाती अंदाज में बाआवाज़े बुलंद सदर सद्दाम हुसैन को अपनी वफादारी का यकीन दिलाते हैं और नारे लगाते हैं। इसके बाद बास पार्टी की हुकूमत पर सदर सद्दाम की शख्सियत हावी होती गई। अगर कोई सियासी नजरिया बचा तो वो सद्दामिज़्म का था। आने वाले बरसों में सद्दाम के सियासी अज़ाइम इराक की हदूद से वाज़े तौर पर बढ़ने लगे। वो खुद को अरब दुनिया का रहनुमा और तारीख में अपने आप को सलाहुद्दीन अयूबी जैसे सिपह सालार के बराबर देखने लगे। बहरहाल इराकी तारीख में इन्हें कामयाब और इंसाफ पसंद सदर के तौर पर लिया जाता है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के दौरे हुकूमत से मुंसलिक एक अहम वाकया ये है कि एक बार सदर सद्दाम हुसैन रात को इराक की सरहदों पर गश्त कर रहे थे तो बहुत दूर से एक बस्ती नजर आई। सद्दाम ने अपने साथियों से कहा कि इस बस्ती में चलते हैं और लोगों की खबर गिरी लेते हैं, तो साथियों ने मना किया कि रात काफी हो चुकी है, मगर सद्दाम ने फिर इसरार किया तो सिपाही उस बस्ती की जानिब चल दिए। बस्ती में पहुंचे तो एक घर में दस्तक दी। अंदर से एक शख्स आया। इसने सदर सद्दाम हुसैन को अपने दरवाजे पर पाया तो हैरान रह गया। खबर पूरे इलाके में फैल गई और पूरी बस्ती सद्दाम हुसैन के इर्द गिर्द जमा हो गई। लोग सद्दाम हुसैन का मुसाफा करते और खुशी से झूम जाते। सद्दाम ने कहा कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। लोगों ने कहा कि हम बहुत खुश हैं, किसी किस्म की तकलीफ नहीं है। सद्दाम हुसैन ने इस मौके पर एक तारीखी जुमला अदा किया और कहा, बस मेरे लिए दुआओं की दरख्वास्त है। जब तक मैं जाग रहा हूँ उस वक्त तक चैन से सोते रहो। जब मैं चला गया तो तुम कभी सो नहीं पाओगे। तारीख गवाह है कि जब सद्दाम हुसैन जिंदा थे तो इराक की बेटी भी महफूज थी, शाम की बेटी भी महफूज और यमन की बेटी भी महफूज थी। यूं समझे कि पूरा अरब सकून की नींद सोता और सकून की नींद उठता था। अचानक अरब ने यूरोप का साथ दिया।
صدام حسین کو تنہا کر دیا۔ یوں امریکہ نے عراق پر چڑھائی کر دی اور صدام حسین کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ 30 دسمبر 2006 کو عراق کے سابق حکمران صدام حسین کو انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں عید کے دن پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ عراقی عوام کے ذہنوں میں عید الاضحیٰ کا وہ دن ہمیشہ تازہ رہے گا، کیونکہ تختہ دار پر لٹکائے جانے کے مناظر پوری دنیا کو ٹی وی پر دکھائے گئے۔ صدام حسین نے 1989 میں عراق کی حکومت سنبھالی تھی، جبکہ 2003 میں امریکہ کی سربراہی میں اتحادی فوج کے حملوں کے دوران گرفتار ہوئے اور حکمرانی کے دوران قتل و غارت کے کئی واقعات کے الزام پر ایک عدالت نے انہیں پھانسی کی سزا سنا دی، جس پر عمل درآمد بھی ہوا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ صدام حسین کی پھانسی کے 12 سال بعد جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو صدام حسین کی لاش جوں کی توں موجود تھی، یعنی معجزانہ طور پر ان کا جسد خاکی صحیح سلامت تھا، کیونکہ بیشتر لوگ صدام حسین کو شہید تصور کرتے ہیں اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں ناحق پھانسی دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے قدرت نے ان کے جسد خاکی کو بالکل محفوظ رکھا۔ صدام حسین کی پھانسی کی کارروائی کی نگرانی کرنے والے ایک انگریز فوجی کی جانب سے کئی سالوں بعد تہلکہ خیز انکشافات کیے گئے۔ انگریز فوجی کے مطابق صدام حسین اپنی زندگی کے آخری لمحات میں سکون سے سرشار تھے اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ پھانسی سے قبل صدام حسین نے اپنی پسند کا ناشتہ طلب کیا اور اس کے بعد وضو کر کے نماز فجر ادا کی۔ پھر وہ پھانسی کے فیصلے پر عمل درآمد کے انتظار میں بستر پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ امریکی فوجی اہلکار صدام حسین کی مسکراہٹ سے بہت زیادہ خوف محسوس کر رہے تھے اور موت کا سامنا کرتے ہوئے صدام حسین کے انتہائی سکون کے سبب ان فوجیوں کا گمان تھا کہ ان قریب کوئی بم دھماکہ کر دیا جائے گا۔ اس انگریز فوجی نے مزید انکشاف کیا کہ صدام حسین نے ایک پہرے دار سے بڑا گرم کوٹ طلب کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سردی سے کپکپاتی حالت میں وہ پھانسی پر لٹکے اور عراقی عوام یہ گمان کر لے کہ ان کا سابق صدر موت سے خوفزدہ ہے۔ صدام حسین پھانسی پر چڑھنے سے قبل مسکراتے رہے، یہاں تک کہ کلمہ شہادت دہراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سابق عراقی صدر کی یہ مسکراہٹ ان کی موت کے بعد بھی ایک پہیلی بنی ہوئی ہے۔ عراقی صدر صدام حسین کی پھانسی کے بعد آگ و خون کی جو ہولی عراق میں کھیلی گئی، اس سے دنیا واقف ہے، اور آج اہل دانش یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک صدر صدام حسین زندہ رہے، امریکہ نے آنکھ اٹھا کر عراق کی جانب نہیں دیکھا، اور آج اسی عراق کو آگ و بارود سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ جی تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک